नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में लेक्चर नंबर 61 में आपका स्वागत करता हूं एक फ्रेश टॉपिक के साथ जिसका नाम है वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट। इसके पहले लेक्चर नंबर 59 और लेक्चर नंबर 60 में अपन वित्तीय प्रबंधन के बारे में पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही एक पार्ट हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट आएंगे, है ना। इनफैक्ट 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन। तो पार्ट 1 है 61 लेक्चर में। आज बात करेंगे वित्तीय बाजार वह साझा मंच है जहां क्रेता एवं विक्रेता अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, वित्तीय बाजार वह साझा मंच है जहां क्रेता एवं विक्रेता अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। जिसको जरूरत है वो ले सकता है, जिसको देना है वो दे सकता है। वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण उनमें व्यापार किए जाने वाले वित्तीय प्रपत्रों की परिपक्वता अवधि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्या है? वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो उनमें व्यापार किए जाने वाले जो वित्तीय प्रपत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। प्रपत्र का मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वित्तीय प्रपत्र मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की परिपक्वता या मैच्योरेशन अवधि के आधार पर किया जाता है। और ये 2 प्रकार के वित्तीय बाजार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के वित्तीय बाजार हैं? तो पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट और पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट। जो मुद्रा बाजार, इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है वो परिपक्वता अवधि के आधार पर है, जैसा कि ऊपर बताया है मैंने। परिपक्वता अवधि मतलब मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से कम परिपक्वता वाले प्रपत्र सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो एक साल से कम या 365 दिन से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। और पूंजी बाजार में 1 साल से अधिक परिपक्वता वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स या प्रपत्र आते हैं। अब सबसे पहले इनमें बात करेंगे अपन मुद्रा बाजार की। मुद्रा बाजार मतलब मनी मार्केट। यदि ऋण परिपक्वता की अवधि, जो कंपनी ने ऋण उठाया है, पैसे उठाए हैं बाजार से ऋण के रूप में या कुछ और चीज में, तो यदि ऋण परिपक्वता की अवधि 1 दिन हो, मैक्सिमम कितनी हो सकती है मुद्रा बाजार में? मैक्सिमम हो सकती है 365 दिन की। तो यदि ऋण परिपक्वता की अवधि 1 ही दिन हो तो उसे ओवरनाइट कॉल मनी कहते हैं। यदि 1 से 14 दिन की परिपक्वता की अवधि हो तो उसे शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहते हैं। तथा यदि परिपक्वता की अवधि 14 से 365 दिन हो तो उसे क्या कहते हैं? टर्म मनी कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 365 दिन मुद्रा बाजार की डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो 1 दिन हो तो ओवरनाइट कॉल मनी, 1 से 14 दिन हो तो शॉर्ट टर्म नोटिस मनी, और 14 से 365 दिन हो तो टर्म मनी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, शायद ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। मुद्रा बाजार में जो ब्याज दर होती है वो मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। मुद्रा आपूर्ति यदि ज्यादा होगी बाजार में तो ऑब्वियसली है ब्याज कम लगेगा, ब्याज दर कम होगी, है ना। यदि ऋणी की साख, जो ऋण लेने वाला है ना, जो लेनदार मतलब जिसको ऋण चाहिए, यदि ऋणी की साख या गुडविल जो है G/W, गुडविल को G/W लिखेंगे, गुडविल अच्छी हो तो ब्याज दर कम लगेगी उसको, क्योंकि उसकी साख अच्छी है, लोग कम ब्याज पे उसको पैसा दे देंगे। मुद्रा बाजार में ऋण प्राप्त करने के लिए कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती है, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, मनी मार्केट में ऋण प्राप्त करने के लिए या बाजार से पैसा प्राप्त करने के लिए कोई संपत्ति आदि मॉर्टगेज नहीं रखनी होती है। फिर आरबीआई जो होता है वो भारत में कार्यरत सभी बैंक, रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर, आरआरबीज को छोड़कर, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर, ठीक है, भारत में कार्यरत सभी बैंक, रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर सारे वित्तीय संस्थान, बीमा तथा म्यूचुअल फंड्स कंपनी, उच्च श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां जिनकी नेटवर्थ कितनी है? मिनिमम 4 करोड़ रुपए हो, है ना। औद्योगिक इकाइयां जिनकी नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए हो कम से कम, आम निवेशक ये सब इस मुद्रा बाजार में भाग ले सकते हैं, सारे मुद्रा बाजार के भागीदार हो सकते हैं, है ना। आरआरबीज को छोड़कर, रीजनल रूरल बैंक्स के लोगों, रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़कर। अब नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ मतलब टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स क्या होती हैं? चल प्लस अचल, है ना। चल पूंजी प्लस अचल पूंजी जो होती है वो टोटल असेट होती है, टोटल असेट में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज तो हो जाएगी नेटवर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा जाएगा। फिर मुद्रा बाजार के लिए नियम कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। और आरबीआई जो है वो उद्यमों एवं आम निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करती है।
आरबीआई जो है वो किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी आम निवेशक के साथ डायरेक्ट लेन देन नहीं करती है, आपको मालूम है। साथ ही मुद्रा बाजार में आम निवेशक जो होता है वो मात्र ऋण प्रदान करता है, ऋण प्राप्त नहीं कर सकता, ये ध्यान देंगे। मनी मार्केट में जो पैसा उठाती हैं वो कंपनियां उठाती हैं, बैंक्स उठाते हैं, है ना, आरबीआई उठाती है, लेकिन आम निवेशक जो है बाजार से पैसा उठा नहीं सकता। आम निवेशक निवेश करके और कंपनियों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है। फिर मुद्रा बाजार में ऋण प्राप्त करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है वे मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स या प्रपत्र या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। मुद्रा बाजार के उपकरण या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। और मनी मार्केट के 3 प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। सरकारी प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां बिल के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। जमा प्रमाण पत्र जिसको सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स या COD बोलते हैं शॉर्ट में, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। और वाणिज्यिक पत्र या इसी को बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स। एक एक करके सॉरी, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पहली बात करेंगे सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। यदि सरकार को, यह ध्यान रखेंगे, सरकार को अल्पकालीन, चूंकि अपन मुद्रा बाजार पढ़ रहे हैं तो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण की, अल्पकालीन खर्चे के पूरा करना चाहती है यदि सरकार, तो ये प्रतिभूतियां सरकार जारी करेगी और, है ना, इन प्रतिभूतियों के जरिए सरकार बाजार से पैसा उठाएगी। तो यदि सरकार को अल्पकालीन या तत्काल खर्चे पूरा करना है जो 1 साल से कम के हैं, तो ये प्रतिभूतियां जो है सरकारी प्रतिभूतियां सरकार जारी करती है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल, इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर, ठीक है। और सरकार की तरफ से कौन करेगा? आरबीआई इन प्रतिभूतियों को बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को बेचती है ना। ये आरबीआई जारी करती है सरकार की तरफ से ये प्रतिभूतियां, और खरीदेगा कौन? बैंक या वित्तीय संस्थान। एवं कम अवधि का ऋण जो है वो सरकार प्राप्त करती है, आरबीआई प्राप्त करती है। वर्तमान में इनकी परिपक्वता अवधि जो है सरकारी सिक्योरिटीज की वो है 91 दिन, 182 दिन, 91 का गुणज है 182 दिन, 364 दिन की होती हैं। और ये प्रतिभूतियां 2 प्रारूपों में जारी होती हैं, सामान्य प्रतिभूतियां या ट्रेजरी बिल्स। क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सामान्य प्रतिभूतियां या ट्रेजरी बिल्स को टी बिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। तो है ना, प्रश्न पूछेगा कि ट्रेजरी बिल्स किसका भाग है, तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो मुद्रा बाजार का भाग है, सरकारी प्रतिभूतियों का भाग है, ट्रेजरी बिल्स है। इस तरीके से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, जरूर आएंगे यहां से प्रश्न। सामान्य प्रतिभूतियों या सामान्य सिक्योरिटीज पर आरबीआई बैंकों को ब्याज अदा करती है, जबकि ट्रेजरी बिल मुद्रित मूल्य जो होता है, ट्रेजरी बिल का जो कागज होता है उसमें मुद्रित मूल्य से डिस्काउंट रेट पर बेचे जाते हैं। ये ध्यान में रखना है, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो सामान्य प्रतिभूतियां जो होती हैं वो आरबीआई बैंक को, सामान्य प्रतिभूतियां आरबीआई जारी करेगी और जो बैंक उसको खरीदेंगे उनको वो समय समय पे ब्याज अदा करेगी, परिपक्व होने के बाद उसकी मूल राशि भी अदा कर देगी। जबकि ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है, ट्रेजरी बिल का जो बिल होता है उसमें मुद्रित मूल्य जो होता है उससे डिस्काउंट रेट पर बेचा जाता है। मान लीजिए उस पर मुद्रित मूल्य है 200 रुपए, है ना, और डिस्काउंट रेट मान लीजिए 170 रुपए पे बेच दिया जाएगा। तो जब वो लौटाने आएगी, जब ये परिपक्व होगी, जब बैंक इन्हें वापस करने आएंगे आरबीआई को, तब आरबीआई बैंकों को मुद्रित मूल्य अर्थात 200 रुपए देगी। 170 में उन्होंने खरीदा था और 200 रुपए उनको लौटाने पे मिले, 30 रुपए का ब्याज मिल गया, है ना। ब्याज नहीं मिला एग्जैक्टली, मुद्रित मूल्य मिला डिस्काउंट रेट पर जो बेचा गया था, है ना। बैंक अपने एसएलआर को रखने के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, चूंकि ये स्कोप में नहीं है, अदरवाइज में सीएलआर, एसएसआर, कैश रिजर्व रेशियो वगैरह सब बताता बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी। तो बैंक अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात को रखने के लिए ट्रेजरी बिल को ही वरीयता देते हैं। बस इतना ध्यान पढ़ लीजिए आप। इन्हें प्रॉमिसरी नोट्स भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स का दूसरा नाम क्या है? प्रॉमिसरी नोट्स या वचन पत्र भी कहते हैं। इन बिल्स को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। डेब्ट मतलब उधारी, है ना, तो ऋण लेने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ना भाई, ऋण है ये, ठीक है। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं या प्रॉमिसरी नोट्स भी कहते हैं। टी बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहलाते हैं। अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, यहां से प्रश्न आना बिल्कुल पक्का है।
और आप अब समय नहीं है कि आप एक एक वीडियो को देख के नोट्स बनाएं, तो इससे बेहतर है कि आप इसी लेक्चर में जो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है आपको लिंक में, उस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके और नॉमिनल चार्जेस पे पीडीएफ प्राप्त करें और अपनी तैयारी को धार दें। परसों से मैं प्रश्नों की प्रैक्टिस इसमें कराऊंगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बेल आइकन में प्रेस करते जाइए, है ना, बहुत मोटिवेशन इससे मिलता है मुझे। अब बात कर चुके हैं अपन सरकारी प्रतिभूतियों की। अब दूसरी बात करना है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट का, मुद्रा बाजार का जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है या प्रपत्र है वो है जमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना। वो किसको चाहिए था? सरकार को अगर पैसा उठाना हो तो सरकारी प्रतिभूतियां जारी करेगा, लेकिन COD कौन जारी करेगा? एक बैंक को अपने तत्काल खर्चों को पूरा करना हो तो बैंक जो है वो COD या जमा प्रमाण पत्र जारी कर अन्य बैंकों से, वित्तीय संस्थानों से, आम निवेशकों से, उच्च श्रेणी के उद्यम आदि को बेचती है। बैंक किसी को भी बेच सकती है, अन्य बैंकों को भी बेच सकती है, वित्तीय संस्थानों को भी बेच सकती है, आम निवेशक भी खरीद सकते हैं उसको, उच्च श्रेणी की कंपनियां भी खरीद सकती हैं बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इनकी परिपक्वता अवधि जो होती है वो 7 दिन से मैक्सिमम 1 साल होगी मुद्रा बाजार में, तथा ये 1 लाख के गुणज में जारी किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, COD किस में जारी किया जाता है? 1 लाख के गुणज में। कैसे याद रखेंगे? D में से C गया, D में से C गया तो कितना बचा? 1, तो 1 लाख। तो 1 लाख के मल्टीपल्स में जारी किए जाते, 1 लाख, 2 लाख, है ना, 4 लाख, इस तरीके से। 1.5 लाख नहीं हो सकता, 2.5 लाख नहीं हो सकता, ऐसे, ठीक है। तो ये COD होते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता या लिक्विडिटी या कैश ज्यादा है तो बैंक की गुडविल अच्छी है तो बैंक को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्ति हो जाएगी। ऑब्वियसली है, पैसा भी ज्यादा है, बैंक की गुडविल अच्छी है तो बैंक को कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाएगा। और बैंक के बारे में भाई COD कौन जारी करता है? बैंकों के लिए। बैंकों को तत्काल खर्चे करने के लिए अगर पैसा जरूरत है तो बैंक, तो COD। तो बैंक के बारे में गलत अफवाह उड़ाने पर जो ग्राहक जो है वो जमा राशि निकालने के लिए बैंक की तरफ भागते हैं ना, ऐसी अफवाह नहीं फैल जाती कि बैंक डूबने वाला है, ये बैंक घाटे में चला गया, तो लोग ATM और बैंक की तरफ भागते हैं अपना पैसा, जमा पैसा निकालने के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं? बैंक रन, बैंक रन कहते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा। भारत में कार्यरत अन्य वित्तीय संस्थान भी COD जारी कर सकते हैं बैंकों के अलावा, परंतु इनकी परिपक्वता अवधि 1 से 3 वर्ष होती है। ध्यान देंगे, बैंकों के अलावा यदि कोई COD जारी कर रहा है वित्तीय संस्थान तो उसकी परिपक्वता भी फिर 1 साल के अंदर नहीं होगी, फिर 1 से 3 वर्ष होगी। और अगर 1 वर्ष से ज्यादा चला जाता है तो फिर वो मुद्रा मार्केट नहीं कहलाता है, परंतु यह अपवाद है और ये भी मुद्रा बाजार के ही उपकरण हैं। भले ही जो अवधि है वो 1 साल से ऊपर निकल गई, लेकिन अपवाद स्वरूप ये भी मुद्रा मार्केट के उपकरण है, मुद्रा बाजार के उपकरण है, ठीक है। जमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या COD में जारी करता जो बैंक होता है वो ब्याज भी प्रदान कर सकता है या डिस्काउंट रेट पर भी दे सकता है, दोनों। जैसे ट्रेजरी बिल बताया था मैंने कि डिस्काउंट रेट पर बेचे जाते हैं और मुद्रित मूल्य चुकाया जाता है बाद में, ठीक है। तो दोनों तरीके से ब्याज भी दे सकता है बैंक अपने निवेशकों को और डिस्काउंट रेट पर भी बेच सकता है। तीसरा प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो मुद्रा बाजार का है वो है वाणिज्यिक पत्र या कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। जैसा कि नाम कमर्शियल से मतलब है कंपनी, है ना। डिपॉजिट से मतलब था बैंक और सरकारी प्रतिभूतियों से मतलब था सरकार। तो सरकारी प्रतिभूतियां सरकार जारी कर रही थी, फिर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट कौन करता है? बैंक, तो बैंक जारी कर रहे थे। और कमर्शियल पेपर कॉमर्स कौन करता है? औद्योगिक इकाइयां करती हैं। तो कमर्शियल पेपर जो है एक औद्योगिक इकाई अपने तत्काल खर्चे पूरा करने हेतु इन्हें जारी कर सकती है। इनकी परिपक्वता अवधि 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की होती, मैक्सिमम 1 साल। और इन्हें 5 लाख या इनके गुणज में जारी किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। कमर्शियल पेपर्स को 5 लाख, पेपर है ना, PAPER, पेपर 5 लेटर का है, तो 5 लाख या इसके गुणज में या मल्टीपल्स में जारी किया जाता है। इन्हें वही औद्योगिक इकाइयां जारी कर सकती हैं, ठीक है। तो इन्हें बड़ी है, बही नहीं, बड़ी औद्योगिक इकाइयां जारी कर सकती हैं जिनकी नेटवर्थ कितनी हो? 100 करोड़। नेटवर्थ क्या था? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो ऐसी कंपनियां जारी कर सकती हैं कमर्शियल पेपर्स जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और इन पर ब्याज जो होता है वो सर्वाधिक मिलता है निवेशकों को, लेकिन ब्याज ज्यादा मिलता है तो जोखिम भी ज्यादा होगा इसमें, तो जोखिम भी ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जोखिम किसमें होता है? कमर्शियल पेपर्स में होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में और आगे बात करेंगे। अब लास्ट 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं सिलेबस के, 62वां नंबर और 63वां नंबर। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। नोट्स लिखने में समय ज्यादा व्यतीत मत करिएगा। पीडीएफ आप मात्र 99 रुपए देके, और अमोल पीडीएफ है, आने वाले सभी एग्जाम्स में प्रबंधन अब जुड़ने वाला है।
तो आप ये मौका पकड़ लीजिए और आप इसका लाभ उठाइए और जल्दी से सिलेक्ट होके मुझे थैंक यू बोलिए, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।